हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं REITs के ऊपर। तो काफ़ी टाइम से ये वीडियो का प्लान चल रहा था। पहले आई यूज्ड टू मेक मोर वीडियोस आई थिंक। सो आफ्टर सम टाइम एक नया REIT भी लॉन्च हुआ। सो आई थॉट दैट थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ द 5 REITs नाउ देर आर, और फिर कुछ रेगुलेशंस वगैरह भी अभी सेबी ने कुछ चेंजेस किए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वाई REITs हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन लास्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स आई वुड से। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द वैसे हम REITs काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं एज ए प्रोडक्ट इन बिट्स एंड REITs ऑन अवर स्टॉकोमीटर प्लेटफॉर्म। सो काफ़ी सारा डेटा जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म से ही यहाँ पर शो करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो REIT होता क्या है, जस्ट टू स्टार्ट एंड गिव लिटिल बिट, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। तो मतलब बेसिकली आपने एक इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट को एक बना दिया है, और उसमें से यू कैन बाय अ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज। लाइक जैसे हम शेयर्स है, कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं ना। एक मतलब सपोज एक कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू किए हुए हैं, तो हम उसमें से एक पार्ट बाय कर सकते हैं। लाइक वी कैन बी वेरी वेरी स्मॉल माइनॉरिटी होल्डर इन अ कंपनी ना, वो कंपनी सेटअप है। ऐसे REIT एक रियल एस्टेट सेटअप है कि एक फिजिकल रियल एस्टेट है जो इनकम जनरेटिंग है। ठीक है, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो हम मतलब जो भी हम शेयर उसमें ले रहे हैं, तो हम एक शेयर होल्डर है इन अ फिजिकल रियल एस्टेट एंड नॉट इन द कंपनी, राइट। तो बाइंग अ DLF शेयर इज वेरी डिफरेंट देन बाइंग अ, अगर REIT, वैसे DLF का कोई REIT नहीं, बट अगर वो REIT लॉन्च करता है, राइट, तो उसमें आपका एक शेयर रहेगा। तो आप उस पूरे प्रॉपर्टी का सारे मिलके जितने भी REIT के शेयर होल्डर्स हैं वो उसका मालिक हैं, और फिर उसमें से जो भी इनकम जनरेट होगी वो आपको भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, राइट। तो इस तरह से ये थॉट प्रोसेस चलता है। मोस्टली दीज REITs इन इंडिया करंटली आर इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो रेजिडेंशियल में है नहीं कोई REIT, ग्लोबली है रेजिडेंशियल में भी REITs हैं, बट कम होते हैं। कमर्शियल में ज़्यादा होते हैं क्योंकि रेंटल यील्ड्स कमर्शियल में थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दे आर लाइक म्यूचुअल फंड्स फॉर रियल एस्टेट, ऐसा कुछ हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन REITs, राइट। तो वो REITs पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह उन्होंने बाय किया, राइट। रेंटल प्रॉपर्टी जनरेट रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, प्रॉपर्टी का जनरेशन भी होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हमको डिविडेंड्स, राइट। तो इस तरह से ये बेसिकली थॉट प्रोसेस चलता है। अभी जो 5 मेजर REITs इंडिया में अभी लिस्टेड हैं, जो पब्लिक REITs हैं, राइट, तो उसमें से 4 तो ऑफिस REITs हैं। ऑफिस REIT का मतलब है कि भाई कमर्शियल जिसमें ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो अब ओन एंड ऑपरेट कमर्शियल ऑफिसेस करता है ये, और ये 4 हैं उसमें सब। तो इसमें से नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट ये बिल्कुल रिसेंटली IPO आया है एक तरह से, राइट। ये एम्बेसी सबसे पुराना है, एंड बाकी दोनों भी रिसेंटली दे हैव टाइम नाउ। और रिटेल REIT ये मॉल REIT है बेसिकली, राइट। तो मॉल ये इसके अंडर सारे मॉल्स हैं मेजरली। अगेन इसके पास कुछ कमर्शियल भी है, बट मेजरली ओन एंड ऑपरेट मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, राइट। तो वो है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट REIT। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 REIT हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वट एवर अब डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है सब में, मतलब फाइनेंशियली और सब चीज़ें, और उस हिसाब से हम थॉट प्रोसेस दे सकते हैं। सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। एक अगर एक रियल एस्टेट आपको इन्वेस्ट करना है, सेबी रेगुलेटेड है, बहुत स्ट्रांगली रेगुलेटेड है, राइट। और आप एक तरह से फिजिकल अगर रियल एस्टेट बढ़ता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन में भी, और एक आपको रेंटल यील्ड भी रेगुलरली मिल जाता है। फिर लिक्विडिटी है, कभी भी एंटर करो कभी भी एग्जिट करो, तो वो सब बेनिफिट्स इसमें मिल जाते हैं आपको। तो फाइनेंशियल कंपैरिजन देखते हैं कि ये REITs पैसा कमाते कितना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला नॉलेज जो वाला जो है वो थोड़ा सा रिसेंट है, तो काफ़ी सारा डेटा इसमें क्या कहते हैं एकदम से अपडेटेड नहीं होगा, कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। बट ओवरऑल अगर हम देखें रेवेन्यू वाइज सबसे बड़ा 4,000 करोड़ रुपए एम्बेसी ऑफिस REIT ने FY25 में कमाए हैं, राइट। और ये ग्रोथ आपने देखा होगा, तो दिस इज बेसिकली 10% का उन्होंने रेवेन्यू उनका ग्रोथ हुआ है, राइट। तो उनकी जो इनकम आई है उसमें 10% से ग्रो हुआ है। नॉलेज REIT में 18 का ग्रो हुआ है, माइंड स्पेस में 9% का, ब्रूकफील्ड में 34% का, मेजरली बिकॉज ऑफ एक्विजिशन किए थे उन्होंने FY24 में कुछ। ठीक है, कुछ क्या कहते हैं भारतीय ग्रुप के कुछ एक्विजिशंस, नई प्रॉपर्टीज़ बेसिकली उन्होंने अपने अंडर ली थी, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रेवेन्यू यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है। फिर नेक्सस REITs जो है उसमें भी 19% का ग्रोथ हुआ है। अगेन दे ऑल्सो हैव एक्विजिशन बेस्ड मॉडल, राइट। तो कोई भी स्ट्रेस्ड मॉल्स जो हैं इंडिया में वो बेसिकली अपने अंडर लेते हैं, उसको रिवैम्प करते हैं, चीज़ें करते हैं, उसको रेंट पे चढ़ाते हैं और फिर वहाँ से पैसा कमाते हैं। तो दिस इज व्हाट देयर मॉडल इज़, राइट। तो उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ, तो एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है ना। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है कि भाई जो मेजर खर्चा है, अब मैं एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चला रहा हूँ या एक कमर्शियल बिल्डिंग चला रहा हूँ तो मेरे खर्चे भी हैं,
राइट। तो जो जो मेरे मेन खर्चे हैं कि भाई मेरे को मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस है, वहाँ के जो लोग हैं, सिक्योरिटी है, राइट, जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो मेरे खर्चे हैं उसमें से वो माइनस कर दो, राइट। तो अब 3930 करोड़ कमाए और 3432 करोड़ जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे ऑपरेटिंग इनकम होती है ना, कंपनीज की भी होती है, राइट, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं, वो सिमिलर थॉट प्रोसेस यहाँ पे है। तो 87% के आसपास का यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग मार्जिन है, राइट, नॉलेज का। इसका 81 है, 80 है, 81 है, इसका कम है बिकॉज मॉल्स चलाते हैं तो खर्चे ज़्यादा होते हैं मॉल्स में, सिक्योरिटी वगैरह के खर्चे, सब चीज़ों के खर्चे, जो ऑपरेटिंग खर्चे जो हैं इनके ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ये मार्जिन अब नेक्सस का सबसे कम है, इंप्रूव हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा गिरा है ब्रुकफील्ड अगेन बिकॉज ऑफ एक्विजिशंस, तो नए एक्विजिशन आए होंगे तो उसमें उस हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस आए होंगे, राइट। एम्बेसी का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे अच्छा इस हिसाब से देखिए तो नेट ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो नॉलेज का है, बट अगेन दिस इज वेरी न्यू, तो लेट्स गिव सम मोर टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी है, बट 80% के आसपास जो है, मतलब 20% की कॉस्ट है आपकी उसको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने की। अब इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कॉस्ट है क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन है ना, ये फाइनल पैट नहीं है ये, ठीक है। तो अगर हम NDCF एक तरह से जो पैट माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो REITs चलते हैं ना, ये SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्रिएट कर देते हैं ये अलग अलग, राइट। और उसके अंडर जैसे एक प्रॉपर्टी है उसका एक SPV बना दिया, ठीक है, और उसके अंडर वो वाली प्रॉपर्टी मैनेज हो रही है, सब चीज़ें उसके अंडर हो रही है, ठीक है। फिर ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी ली, उसका एक SPV बना दिया, भाई तुम उसको मैनेज करो, ठीक है। और फिर ओवरऑल REIT लेवल पे पूरा ओवरऑल सब प्रॉपर्टी, मेरे पास मान लो 10 प्रॉपर्टीज, अब एक REIT में मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो अब मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है मेरे REIT लेवल पे, तो मैंने मान लो 10 प्रॉपर्टी को एक एक SPV बना दिया, तो एक SPV लेवल पे अलग अलग मेरे एक्सपेंसेस मैनेज हो रहे हैं। फिर उसने हमारे साथ एज REIT लेवल पे शेयर किया और फिर मेरे REIT लेवल पे जो खर्चे हैं वो मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो NDCF जो है एक तरह से पैट, मतलब नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो, राइट। तो ये चीज़ें हम NDCF का हम उस हिसाब से देखते हैं, राइट। इस हिसाब से अगर बात करें तो अब यहाँ पर तो मैंने जैसे बोला न्यू लिस्टेड है, तो यहाँ पर तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लो, क्योंकि अभी तो कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं। कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये पैसा आपको डिविडेंड की तरह मिलेगा, क्योंकि 90% जो भी है इसमें से आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी है, राइट, बाय लॉ, कि भाई 90% जो आपने पैसा कमाया है एट REIT लेवल, उसमें से 90% तो आपको डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, ठीक है। तो वो कंपल्शन है, वो ऐसे कंपनी की तरह नहीं है कि भैया मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, मैंने केपेक्स कर दिया, उतना नहीं कर सकते आप, तो वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो SPV लेवल पे टोटल 2700 करोड़ एम्बेसी ने बेसिकली रेडी थे उनके पास, उसमें 6% का ग्रोथ हुआ। माइंड स्पेस में 1800, बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट वगैरह उनकी कुछ अच्छी खासी ग्रो हो गई, तो इसके चक्कर में मतलब इनका SPV मतलब FY24 में फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा की वजह से उनका कम था NDCF, राइट। तो वो अब वो जो है नॉर्मलाइज हो गया है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। फिर ब्रुकफील्ड अगेन एक्विजिशंस की वजह से NDCF ज़्यादा हो गया। नेक्सस का जो ये SPV लेवल पे डेटा नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली REIT लेवल पे देते हैं। तो अब इसमें से 2000 ये SPV को मिला, SPV ने इतना पैसा कमाया मान लो एम्बेसी ने, और उन्होंने फिर REIT को दे दिया, तो REIT को मिला 2185, मतलब मिला इन द सेंस उसमें उनके अपने खर्चे हैं ना, तो उन्होंने वो खर्चा भी निकाल लिया। तो वो 2200 करोड़ रुपए के आसपास ये पैसा रेडी है इनके लिए, वही डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, ठीक है। सिमिलरली 1321 है, यहाँ 1063 है, और ये 1265 करोड़ रुपीज़ ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे जैसे मान लो इन्वेस्टर हैं हम इसमें, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन कितना एक्चुअल में किया, ठीक है। तो अभी 2185 का तो डिस्ट्रीब्यूटर रेडी था, तो उन्होंने कहा 4 करोड़ और जो भी है अपने पास रख लिए होंगे, राइट, तो वो दे दिया। ऐसे यहाँ पर 1321 में से कुछ 9 करोड़ रख लिए, तो जो छोटे मोटे और खर्चे हैं कुछ है, तो ये तो पूरा इसने नेक्सस ने एज इज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो उनको मिला है REIT लेवल पे NDCF, वो पूरा का पूरा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उसमें इस तरह की ग्रोथ अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें समझनी है कि यहाँ पर कैसे ग्रोथ होती है। इट्स लाइक अ पैट, और पैट एक डिस्ट्रीब्यूटल है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, डिविडेंड देना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अब ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो भी समझ लेते हैं आगे, राइट। तो अब आगे अगर हम देखते हैं कि डेट भी लेता है। अच्छा, REIT जो है वो भाई कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करते रहते हैं ना, नहीं अब ये भाई 5 है मेरे पास 10 है, तो इनको भी तो ग्रो होना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये प्रॉपर्टी है इसमें चल रहा है बस खुश हूँ मैं, ऐसा नहीं है। नई नई प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करते रहते हैं कुछ कुछ। अब एक प्रॉपर्टी की है, उसमें एक नया ऑफिस बनने का स्कोप है, तो वहाँ पर नया ऑफिस भी बनाएंगे। अब एक मॉल है, राइट, जैसे नेक्सस का सपोज एक मॉल है, अब उनके पास स्कोप है कि भाई एक और फ्लोर बना सकते हैं हम, तो बिल्कुल बनाएंगे वो, राइट। या फिर एक और स्कोप है कि यार यहाँ पर तो थोड़ा कमर्शियल ऑफिस भी बना सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल बनाएंगे वो, ठीक है। तो वो इसीलिए, तो अब वो कैसे बनाएंगे, पैसा तो रखते हैं नहीं, सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डेट लेना पड़ता है उनको, ठीक है। तो वो डेट लेते हैं, नई बिल्डिंग बनाते हैं,
ठीक है, और फिर जो पैसा आता है उसको इंटरेस्ट कॉस्ट में देते हैं। अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है वो एनडीसीएफ में आती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ऑपरेटिंग, जो हमने इनिशियली देखा था ना ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर, ठीक है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है उसमें अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह नहीं आती हैं। एनडीसीएफ में अभी इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह भी हम माइनस करते हैं, राइट, ट्रस्ट लेवल पे या मतलब आरईआईटी लेवल पे जो खर्चे हैं वो भी माइनस करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी है या फिर जो क्या कहते हैं खर्चे, मतलब सैलरीज वगैरह जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह की हैं इनकी, उनके खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें से माइनस होती है। इसीलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो और एनडीसीएफ में डिफरेंस होता है, राइट। तो वो चीज़ें हैं, राइट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज जस्ट द प्रॉपर्टी लेवल पे खर्चे। अब उसके अलावा जो खर्चे हैं वो एनडीसीएफ में से एनडीसीएफ दिखा रहा है बेसिकली। तो एनडीसीएफ और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का जो डिफरेंस है दैट इज एक्स्ट्रा खर्चा, इंटरेस्ट कॉस्ट भी है उसमें, क्योंकि डेट भी लिया होता है, सबने डेट लिया हुआ है क्योंकि सबको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई डेट ले रहे हैं तो उसका रेटिंग्स वगैरह कितनी हैं, कितने पे डेट मिल रहा है मार्केट में इनको, तो जो सबसे कम मिल रहा है वो सबसे अच्छा, तो एम्बेसी और नेक्सस वो सबसे अच्छे हैं। बेस जितना कम तो उसने खर्चा कम। अब जिसको ज़्यादा में मिल रहा है, ब्रूकफील्ड, माइंड स्पेस और नॉलेज को तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो वो थोड़ा ज़्यादा, तो इनके खर्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझनी है। तो कितना कितना डेट लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इसने 19,000 करोड़ का डेट लिया, इसने भी 19,000, इसने 9,000, इसने 7,000 करोड़, इसने 4,400 करोड़। अब ये ज़्यादा है कम है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, तो ग्रॉस एसेट वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते रहते हैं, हर 6 महीने में इनको बताना पड़ता है कि भाई हमारी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी टोटल वैल्यू कितनी है अगर हम मार्केट में बेचने जाएँ तो आज। तो ये 6 महीने में एक आराम से एक मतलब बंदा हायर करते हैं वैल्यूएशर, जो वैल्यूएटर, और उसको वो देखता है, मार्केट प्राइस देखता है, सब चीज़ें देखता है और प्रॉपर्टी की प्राइस बताता है। तो अब जैसे नॉलेज वाला है भाई, इसको 62,000 करोड़ के आसपास इसकी जीएवी है, इसकी 61,000 करोड़ है एम्बेसी की। ठीक है, तो सबसे बड़ा जीएवी के हिसाब से सबसे बड़ा नॉलेज है जो नया रिसेंटली आया है। ठीक है, फिर 36,000 के आसपास माइंड स्पेस है, इसके पास 38,000 करोड़ है, इसके पास 27,000 करोड़ है। अब इसमें से डेट भी है इनके पास, तो अब देखो टिपिकली जीएवी माइनस नेट डेट के आसपास ही मार्केट कैप रहता है, राइट, कि भाई ये इतनी की प्रॉपर्टी है, अब इस पे से 19,000 करोड़ का डेट लिया हुआ है इन्होंने, ऑफकोर्स प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली है ना इन्होंने, तो वो है। ठीक है, तो एम्बेसी ने 19,000 करोड़ का, तो 32% के आसपास का डेट है इनका जीएवी पे, इसका 24% के आसपास है, 25% के आसपास है, 16%। तो नेक्सस के पास सबसे कम डेट है। ठीक है, और इसलिए कम है क्योंकि ये मैं जैसे बोला एक्विजिशन ड्रिवन है, ये बनाते नहीं है नए मॉल्स, राइट। तो बाकी सबकी क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ होंगी इन तीनों की, तो इसकी भी होगी आई एम श्योर। ठीक है, तो इनका क्या है कि भाई एक बिल्डिंग है इसमें नया बना लो, बट नेक्सस ज़्यादा बनाता वगैरह नहीं है, वो क्या बना बनाया मॉल लेता है और जो भी स्ट्रेस में है और उसको ठीक करता है और करता है, तो इसलिए डेट वगैरह ये थोड़ा कम लेते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये वाला डेट, इनके जो डेट है 25% के आसपास है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 25% का डेट सेबी के द्वारा कहता है कि भैया आप ले सकते हो आरईआईटी को, कोई उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, अप टू 49% तक जा सकते हो, लेकिन फिर आपको शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए। तो जैसे अब एम्बेसी आपको 32% दिख रहा है ना, तो उसने शेयर होल्डर अप्रूवल लिया हुआ है 32% जाने के लिए, तो इसने डेट ज़्यादा लिया हुआ है। 25% तक तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इन दोनों ने तो भाई 25% के हिसाब से मैनेज किया हुआ है, इन्होंने शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं लिया। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसलिए एम्बेसी का डेट ज़्यादा है, बट डेट कॉस्ट भी कम है, बट डेट ज़्यादा है, तो उसका मतलब उनकी कंस्ट्रक्शन, वो नई चीज़ एक्सपैंड बड़ा भी है, तो वो ज़्यादा चीज़ों में एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टिपिकली देखोगे तो जीएवी माइनस नेट डेट के आसपास का मार्केट कैप है, जो ब्रूकफील्ड में नहीं दिखता। वो इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि ब्रूकफील्ड में जीएवी में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो इन्होंने रिसेंटली एक्वायर की हैं और उसमें इनका 50% ही स्टेक है, बट जीएवी में वो पूरी प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू दिख रही है। मान लो ये 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, तो इनका शेयर 2,500 करोड़ है, लेकिन वो जीएवी में पूरा 5,000 दिखता है, तो जीएवी ज़्यादा दिख रही है इनकी, राइट। और इसीलिए इनकी मार्केट कैप सही, मतलब सही यही है, 19,000 करोड़ है। 38,000 माइनस 7, आइडियली तो 30,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, तो लग रहा है कि तो वैल्यू बाय है, बट वैल्यू बाय नहीं है, क्योंकि ये 38,000 करोड़ एक्चुअली ज़्यादा है, इनका पूरा शेयर नहीं है। काफ़ी सारी इन्होंने भारतीय की कुछ प्रॉपर्टीज़ ली थी जो इन्होंने क्या कहते हैं आरईआईटी बनाया, बट वो जीएवी में पूरी दिखती है, वो थोड़ा वो अकाउंटिंग इशूज़ है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से बाकी आप देखोगे तो मोटा मोटा यही है, 61,000 माइनस 20 तो 36 के आसपास, मतलब वो आसपास आपका मार्केट कैप वो उस थॉट प्रोसेस से चलता है। ठीक है, तो इस तरह से डेट भी समझ गए। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशनल अभी कितना बड़ा एरिया है भाई। ठीक है ना, सबसे बड़ा कंप्लीटेड एरिया जो है वो 40 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो सबसे ज़्यादा एम्बेसी के पास है, सबसे बड़ा वो है, सबसे पुराना भी हुआ है, आई थिंक 2017 में आया था ये। ठीक है, सबसे पहले यही आरईआईटी लॉन्च हुआ था इंडिया में। ठीक है, फिर इसके पास 37 सबसे बड़ा सेकंड नंबर है कंप्लीटेड एरिया के हिसाब से, राइट, बट जीएवी के हिसाब से सबसे बड़ा है। मतलब इसके पास प्रॉपर्टी ऐसी होंगी ना जो थोड़ी महंगी ज़्यादा होंगी, अच्छी लोकेलिटी में होंगी, राइट। और माइंड स्पेस के पास 30,000 है, तो इसके पास काफ़ी छोटा है। अगेन ब्रुकफील्ड 24,000 करोड़ है, तो 38,000 करोड़ का इसका है। नेक्सस के पास 10,000 मिलियन स्क्वायर फीट ही है, और लेकिन मॉल्स हैं,
ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी लोकेशंस पे होंगे, तो 27,000 करोड़, 10 बिलियन में भी 27,000 करोड़ की जीएवी है इनकी, ठीक है। तो अब डेवलपमेंट पोटेंशियल भी है विद इन दैट। तो जैसे एम्बेसी के पास 40 है, लेकिन 10 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का और भी डेवलप कर सकते हैं, और कुछ डेवलपमेंट चल भी रही है, ठीक है। तो इसके पास 51 कर सकते हैं इसको, ये विद इन दिस। नया आरईआईटी, नया कुछ नया बिल्कुल एक्वायरी करें वो अलग बात है, बट विद इन वट दे हैव, राइट, उसमें और भी है। तो इसमें यहाँ इनके पास 7 है, इनके पास 4, ऐसे ये तो एक्वायर करते ही हैं, इनके पास डेवलपमेंट कुछ पोटेंशियल होता नहीं है। फिर इसके पास 9 के आसपास है। तो ये टोटल अगर हम देखें ना, इनके पास एरिया जो है एक्चुअली वो इतना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है एरिया वाइज, बट जीएवी वाइज सबसे बड़ा ये है क्योंकि उनकी महंगी प्रॉपर्टीज होंगी। अब ऑक्यूपेंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंट भी आ रहा है भाई अपने पास, राइट। तो रेंट आ रहा है तो सबसे ज़्यादा जिसका ऑक्यूपेंसी उसको सब ज़्यादा रेंट मिलेगा ना, ऑक्यूपेंसी। तो अब कोविड वगैरह की वजह से ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अभी ठीक हो गई है। तो ये 91% है नॉलेज की, तो 90% प्लस इज़ वेरी गुड, राइट। 91% प्रॉपर्टी जो है जो चल रही है वहाँ पर ऑक्यूपाइड है वो। तो कमिटेड ऑक्यूपेंसी बताते हैं, कुछ ऑक्यूपेंसी बताते हैं। कमिटेड मतलब कोई कह रहा है ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, और कोई है कि भाई हाँ भाई हमने कमिटमेंट आ गई है, राइट। तो कई दोनों बताते हैं, कई सिर्फ एक बताता है। तो एम्बेसी सिर्फ एक बताता है, वो 87% ऑक्यूपेंसी है करंटली। माइंड स्पेस दोनों बता रहा है, वो कह रहा है 84 अभी है, लेकिन 91% की कमिटेड ऑक्यूपेंसी है। मतलब अभी कुछ महीनों में, कुछ या 1-2 साल में नहीं आके 91 हो जाएगा, ठीक है। ब्रूकफील्ड 88 पे है, और ये तो 97 पे है। मॉल्स हैं, राइट, तो मॉल्स पे टिपिकली ऑक्यूपेंसी ज़्यादा रहती है। तो ये तो 97 खतरनाक ऑक्यूपेंसी है। अब वेल जो होता है वो है वेटेड एवरेज लीज। तो भाई लीज भी साइन, लंबी लंबी लीज साइन करते हैं ना, कमर्शियल है ना, तो लंबी लंबी लीज साइन होंगी। तो इनकी 8 साल की लीज, मतलब एवरेज 8 साल की लीज है। किसी के साथ 15 की, किसी के साथ 10 की, किसी के साथ 5 की, जो भी है। तो एवरेज करंटली 8.4 ईयर्स की लीज इनकी चल रही है। इसकी 7.4, इसकी 7, इसकी 4.9 ईयर्स। शॉप्स है, राइट, कवर मॉल है, तो शायद आई एम श्योर की थोड़ा कम रहती होगी लीज, ठीक है। इस तरह से है। अब पर स्क्वायर फीट रेंट मिलता कितना है, इसको 91 मिल रहा है, इसको 92 मिल रहा है, ठीक है। तो ये बराबर बराबर टाइप्स है। अगर हम देखें तो ये सबसे कम है, माइंड स्पेस को कम मिलता है, ठीक है। लोकेशन वगैरह पे भी डिपेंडेंट है ना, रियल एस्टेट तो लोकेशन पे डिपेंडेंट है, तो इसको नहीं मिल रहा भाई, उसकी इसकी लोकेशन उतनी ज़बरदस्त नहीं है, ठीक है। इसको 97 मिल रहा है, तो उसको ब्रिकफील्ड को और भी ज़्यादा मिल रहा है। इसको 134 मिल रहा है अगेन मॉल्स, तो इसको रेंट सबसे ज़्यादा मिलता है, और रेंटल यील्ड इसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स, राइट। तो नेक्सस जो है उस इसमें भाई ऑक्यूपेंसी भी ज़बरदस्त और रेंटल यील्ड भी ज़बरदस्त, ठीक है। तो उस चीज़ में सही है, और डेट भी कम है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसकी सही है बिल्कुल, मतलब एक्चुअली अगर हम देखें तो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भाई इसको अभी मतलब स्पॉन्सर्स वगैरह क्या है। तो स्पॉन्सर्स अगर नॉलेज तो रिसेंटली एक्वायर किया है, मतलब आज IPO आया, तो 78.56 स्पॉन्सर होल्डिंग है ब्लैकस्टोन, जो कि ग्लोबल कंपनी है, और सत्वा इनके पास है। 100% अभी कंपलसरी इनको होल्ड करनी है। तो अभी इसमें क्या होता है ना कि जब नया REIT आता है, तो ये जो स्पॉन्सर्स हैं इमीडिएटली सब कुछ नहीं सेल कर सकते। इनको 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 सिस्टम होता है कि भाई तुम इतने सालों में ही धीरे 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 अपनी शेयर होल्डिंग कम कर सकते हो, ठीक है, उसको कम कर सकते हो। तो अब इनका तो 100% इतना तो रखना ही है इनको, मतलब जो 78.56 है इससे अभी कम नहीं कर सकते, अभी धीरे 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 वो कम होगा। एम्बेसी तो 7.69 तक पहुंच गया, क्योंकि 2017 तो 8 साल हो गए ना, तो वो अब कम कर सकता है। तो वो तो कम कर 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 करके बेच दिया उसने। सिर्फ 7.69 अभी सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है, जिसका स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है, बाकी सब बेच दिया। और इसमें भी इन्होंने प्लेज किया हुआ है 7.69 को, मतलब वो दूसरे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं ना उसको बेच के, ठीक है। माइंड स्पेस में 64 है, इसमें से 10% ही इनको कंपलसरी हेल्ड करना है, तो ये आगे बेच सकते हैं, बट लेके बैठे हैं, बट बेच सकते हैं। उसमें से भी इन्होंने प्लेजिंग भी की हुई है। ब्रुकफील्ड, अब यहाँ पर प्लेजिंग का इतना चक्कर नहीं है, राइट। जैसे कंपनीज में, कॉर्पोरेट में प्लेजिंग बहुत नेगेटिव है ना, यहाँ नहीं है, क्योंकि इनको टिपिकली नई नई प्रॉपर्टीज बाय करनी है, इनको वो सब टिपिकली आगे भी चीज़ें करते रहते हैं ना, तो इनको ये नहीं है कि भाई यहाँ फंसना है। तो ब्रुकफील्ड भी 26% है करंटली, इसका भी सिर्फ 10% ही कंपल्शन है। तो ये भी मतलब बेसिकली अभी और बेच सकते हैं अगर बेचना चाहें तो। इसमें 90% प्लेजिंग है इनकी भी। नेक्सस 22.3, इसमें 67%, ये भी अभी बहुत पुराना नहीं है, तो 67% इनको रखनी है करंटली आउट ऑफ दिस 22.3, रेस्ट दे कैन सेल, और इनका भी थोड़ा बहुत प्लेजिंग है, ठीक है। तो ये अब इसमें ब्लैकस्टोन तो ब्लैकस्टोन 3 तो ब्लैकस्टोन चला रहा है ठीक है। 2 एक ब्रुकफील्ड, ये भी बाहर की कंपनी है, और एक ये रहेजा ग्रुप जो है अपना जो मुंबई का, तो वो बेसिकली वहाँ पर उसके स्पॉन्सर्स हैं। तो दिस इज हाउ द करंट शेयर होल्डिंग इज। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर होती नहीं है शेयर होल्डिंग का, क्योंकि इट्स नॉट अ कंपनी, राइट। तो शेयर होल्डिंग कम होती है ज़्यादा होती है ना, मतलब वहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है। एक रियल एस्टेट है, आपको उसको मैनेज करना, जो सबसे अच्छा मैनेज कर रहा है और अच्छा इनकम कमा रहा है वो कमाओ। तो वो थॉट प्रोसेस से ही चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। अब वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो NAV करंटली जो इनकी नेट एसेट वैल्यू है, मतलब जिस तरह का वो स्टॉक प्राइस जो चल रहा है वो इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से डेट जो है 17 सितंबर के आसपास की है। प्राइस पर यूनिट, राइट, वो 111 है। NAV मतलब होती है कि जो कंपनी बता रही है कि भाई बेस्ड ऑन मेरे जो करंटली मेरी प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं, तो करंटली एक यूनिट जो आपने लिया है उसके 110 रुपये हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या चल रहे हैं, ठीक है, वो 17 सितंबर को 111 चल रहे हैं। तो मतलब
जो कंपनी बोल रही है उसके आसपास ही चल रहा है, ठीक है। अब ये एम्बेसी में 423 बोल रही है कंपनी, ये 412 पे चल रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है, तो डिस्काउंट पे है थोड़ा, ठीक है। माइंड स्पेस बोलता है कि भाई 431 रुपीज़ की एनएवी है, भाई उसने वैल्यूएशन की उस हिसाब से, और 6 महीने में एक बार होती है। अब ये सितंबर एंड में पता चलेगा, मार्च की वैल्यूज़ हैं ये सारी, ठीक है, नहीं तो मार्च की एनएवीज़ हैं, ठीक है। तो अभी जो वैल्यू ये प्राइस है ये अभी के हैं, तो ये थोड़ा होपफुली अभी सितंबर एंड में थोड़ी बढ़ जाएंगी होपफुली एनएवीज़। तो ये 448 है, फिर ब्रुकफील्ड कह रहा है 336, ये 328 है, तो ये जो है थोड़ा सा डिस्काउंट पे चल रहा है, ठीक है। नेक्सस जो है वो प्रीमियम पे चल रहा है, तो एनएवी से थोड़ा ऊपर है। डिस्ट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं पर यूनिट, ये 23 रुपये दे रहा है, एक 22 रुपये दे रहा है, परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं ना, तो 5.6% डिविडेंड यील्ड है एम्बेसी की। अभी इन्होंने तो स्टार्ट ही नहीं किया है, तो नया है, तो इसने 5.6%, मतलब आपने एक यूनिट लिया तो 5.6% का आपको डिविडेंड मिल रहा है। ये 4.9% दे रहा है, ये 5.9% दे रहा है, ब्रुकफील्ड सबसे अच्छा दे रहा है, और ये 5.4% दे रहा है अगर आपने एनएवी। तो इसका मतलब क्या है, इवन दो सब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही है नेक्सस, इसका मतलब प्रीमियम पे है, राइट। तो बेसिकली क्या है ना, इसकी पी ज़्यादा है, प्राइस टू अर्निंग अगर हम उस हिसाब से देखें तो भाई आप देख रहे हो आप, इसकी सब चीज़ें अच्छी हैं, फिर भी 5.4% आ रहा है डिविडेंड यील्ड, इसलिए 5.4% आ रहा है क्योंकि भाई अर्निंग भी ज़्यादा है ना, तो उस हिसाब से प्रीमियम मार्केट उसको दे रही है। तो इस तरह से ये वैल्यूएशंस है। तो अब आप देखोगे तो मतलब खतरनाक ग्रोथ हुई है इन सब आरईआईटी के प्राइजेस में इन रीसेंट टाइम्स, राइट। अगर हम यहाँ पर 2025 में देखें, मेजरली बिकॉज एक तो भाई कोविड वगैरह का इश्यूज खत्म हो गए हैं, रेंटल्स बढ़ने लग गए हैं, राइट, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया है, तो ऑफिस की डिमांड्स बढ़ गई हैं, राइट। तो इसीलिए तो ये मेजरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइम काफ़ी ख़राब रहा इनका, राइट, क्योंकि भाई कोविड वगैरह का इम्पैक्ट जो है सडनली दिखा और ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर ये मतलब दे वर नॉट डूइंग वेल अगर हम 21, 22, 23 देखेंगे तो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, ऑफिस स्पेस की डिमांड ही खत्म हो गई, रेंटल कम हो गए, तो इनकी हालत ख़राब हो गई। तो जितनी भी इन्होंने भाई लीज वगैरह करी थी उसके बेसिस पे पैसा मिल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली परसेंटेज मतलब 80% 80-85% पे आ गया था उनकी जो ऑक्यूपेंसी है। बट नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग, और फिर और भी सेबी ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं रिसेंट ग्रोथ के, वो बताता हूँ मैं आगे आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ये कैपिटल ग्रोथ रही है। अब नेक्सस में सबसे अच्छी कैपिटल ग्रोथ रही है, उसने 51% ग्रो किया है लास्ट 5 साल में, ठीक है। बट नेक्सस शायद लिस्ट ही लेट हुआ है ना, तो मैं वो फाइल सही नहीं है, ये 2023-24 में ही लिस्ट हुआ है, तो यहाँ का है ये उसमें, राइट। माइंड स्पेस 50% ग्रोथ हुआ है, ठीक है, ये 27%, और एम्बेसी सिर्फ 12-13% ही ग्रो हुआ है अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें 5 साल में। कैपिटल 5.5% डिविडेंड दे ही रहा है, उसके अलावा कैपिटल सिर्फ एम्बेसी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या, रिसेंटली क्यों बढ़े हैं ये, तो क्योंकि ना सेबी ने अब इसको रिक्लासिफाई कर दिया है, आरईआईटी को ना इक्विटी स्टेटस दे दिया है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये जब आरईआईटी लॉन्च हुए थे तो सेबी ने कहा भाई ये हाइब्रिड है एक तरह से, दिस इज अ हाइब्रिड एसेट। तो हाइब्रिड एसेट में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई म्यूचुअल फंड्स बाइंग की, इंडेक्स फंड्स नहीं लॉन्च ले सकते इसको, हाइब्रिड्स को, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स भी सिर्फ 10% से ज़्यादा अपने 100% पैसे में, मतलब अगर 100 करोड़ का फंड है, ठीक है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा आरईआईटी नहीं ले सकते। तो हाइब्रिड उस थॉट प्रोसेस से वो उस डेफिनेशन में था। अभी रिसेंटली क्या किया सेबी ने, कहा नहीं भाई ये इक्विटी है, अब इक्विटी है तो मतलब क्या, इक्विटी ही माना जाएगा, तो इसका मतलब इंडेक्स फंड्स में भी आ सकता है, अगर ये बढ़ता रहे तो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 मतलब BSE 500 में भी आ सकता है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स भी अब इसको बहुत मतलब इक्विटी की तरह ले सकते हैं, तो मतलब वो 100% भी ले सकते हैं आरईआईटीज, समझ रहे हो। तो ये सब बेनिफिट यार, उसमें तो ग्रोथ आ जाएगी, यहाँ पर तो डिमांड आ जाएगी, ये म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में भी आ जाएगा, बेंचमार्क्स में भी आ जाएगा। इसके चक्कर में रिसेंटली ये ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो पहले इस चक्कर में ये कम था, तो पहले रिस्ट्रिक्शन था कि भाई 10% से ज़्यादा नहीं ले सकता 100 करोड़ का फंड अगर है तो, लेकिन अब जो है वो कोई इशू नहीं। अब कोई मतलब इक्विटी फंड जो है वो पूरा का पूरा इक्विटी की तरह, मतलब इक्विटी की तरह ट्रीट होगा ये, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कर लिया है इसको, ठीक है। लेकिन इन्विट को इक्विटी नहीं है, इन्विट भी है वो अलग चीज़ है, वो समझाएंगे बाद में, अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर हो गई है। तो अब विद इन इक्विटी इक्विटी एलोकेशन वो बिल्कुल बेनिफिट मिल गया है इसको, राइट। तो उसका जो ग्रोथ आएगा उसमें डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और मोर आरईआईटीज विल कम, क्योंकि अगर वॉल्यूम है, डिमांड बढ़ रही है, भाई म्यूचुअल फंड्स वालों को चाहिए, तो आई एम श्योर बहुत सारे और रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो भी कहेंगे यार आरईआईटी बना दो, अपन को एग्जिट लो, ठीक है, और इसको ग्रो करने दो, अपने को हर चीज़ में कहाँ घुसना है, राइट। तो बहुत सारी जो है इसमें डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे आरईआईटीज, मोर एंड मोर आरईआईटीज मे कम टू इंडिया, दिस कैटेगरी विल ग्रो बेटर। तो ऐसा बेसिकली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो उसका भाई
आपका टोकनाइज हो रहा है ना एक तरह से रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा तरीका है। फिजिकल रियल एस्टेट में कितनी कॉम्प्लिकेशन है, राइट, बाय करना, सेल करना, लिक्विडिटी नहीं होती है, फिर उसको मैनेज करना। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है, डिसेंट डिविडेंड्स हैं, राइट, और सब प्रोफेशनल लोग मैनेज कर रहे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं तो डिविडेंड्स भी अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हम रेजिडेंशियल खरीदते हैं, तो वो सब बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। और सेबी के फ्रेमवर्क में है तो वो रेगुलेटरी भी अच्छा है। तो ये सब बेनिफिट्स हमें यहाँ पर देखने चाहिए। तो इसलिए ये प्रोडक्ट जो है इट इज़ मतलब इसको सोच के रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए इसको एज अपने एसेट एलोकेशन प्रोस्पेक्टिव से। और रियल एस्टेट एसेट एलोकेशन हमारा कम है, वी डोंट हैव मच रियल एस्टेट, तो डेफिनेटली दिस इज अ प्रोडक्ट वी शुड डेफिनेटली हैव इन माइंड। ठीक है, मैं भी जब डिस्कस करता हूँ, फाइनेंशियल प्लान्स बनाता हूँ, तो REITs एक डेफिनेटली डिस्कशन में पार्ट होता है हमेशा। ठीक है, स्पेशली फॉर पीपल जिनके रियल एस्टेट एलोकेशंस कम है, जो नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल, यंग इन्वेस्टर्स नहीं रियल एस्टेट वगैरह ज़्यादा बाय नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है। लिक्विड है, बाय करना ईजी है, सेल करना ईजी है, टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी डिसेंटली हैं, राइट, और क्या कहते हैं आपका लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, और रिटर्न्स भी ठीक ठाक दिए हैं। तो दैट इज़ ऑल। तो दैट्स व्हाट आई वांट कि आप एक बार ये ज़रूर देखिए REITs को, राइट, एंड वी ट्रैक इट ऑन स्टॉकोमीटर। तो हमारा investindia.in पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं इन REITs की डेली NAVs वगैरह क्या चल रहा है, कैसा ग्रोथ है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अगर REIT पे कोई और सवाल है तो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।